आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपरिंदर्स एकेडमी पर। और आज फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। जी हाँ, हमारे देश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आज हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में जानेंगे और देखते हैं क्या कुछ आज की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, आपके साथ शेयर करते हैं। तो स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी पार्टी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो आज के दिन भारत की गवर्नमेंट को चला रही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो पूर्ण बहुमत के साथ भारत की सरकार को चला रहा है। तो दोस्तों, कल हमने कांग्रेस के बारे में बात की थी, आज बीजेपी के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बीजेपी पार्टी कब बनी। तो आपको डेट दिखाई दे रही होगी। बीजेपी की पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1980 के बाद बीजेपी आज 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। कितनी जल्दी इस पार्टी ने ग्रोथ की है वो हम देखेंगे, कैसे कैसे ग्रोथ की है, किन किन का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है बीजेपी पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में, क्या क्या संघर्ष रहे हैं, क्या कुछ इनका है। तो थोड़ा बात कर लेते हैं बीजेपी पार्टी के बारे में भी। बीजेपी पार्टी का जैसे ही नाम आता है तो कुछ दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम तुरंत हमारे दिमाग में आ जाते हैं। पहला है आरएसएस। जी हाँ, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1975 को नागपुर में हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये प्रखर हिंदूवादी संगठन है जो हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताओं और राष्ट्रवाद के बढ़ावे के लिए कार्य करता है। ये हमारा एक भारतीय संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वर्तमान में मोहन भागवत जी इसके अध्यक्ष हैं। दूसरा जो संगठन है जो बीजेपी पार्टी के साथ नाम जुड़ता है वो है पुराना भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी और उसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पहला कैबिनेट था उसमें मिनिस्टर थे, लेकिन नेहरू जी के साथ विवाद के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और जनसंघ की स्थापना के पीछे भी कहते हैं आरएसएस का ही काफी कुछ रोल था। अब देखिए, बीजेपी जो पार्टी है वो भारतीय जनसंघ से ही बनी हुई पार्टी है, या ये कह सकते हैं बीजेपी का जो ओल्ड वर्जन था वो भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ पार्टी ही कन्वर्ट हुई है बीजेपी में, लेकिन कैसे हुई है इस बारे में हम अभी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, आरएसएस एक हमारा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, लेकिन जैसे ही 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और कांग्रेस को मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, तो उस समय आरएसएस के ऊपर तत्कालीन गृह मंत्री जो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे द्वारा किए जाने के बाद कुछ प्रतिबंध इसके ऊपर लगा दिए थे। आरएसएस को अपनी गतिविधियों को कंटिन्यू रखने के लिए पॉलिटिकल एक बेस की रिक्वायरमेंट काफी थी, पॉलिटिकल उसको सपोर्ट चाहिए थी। उसने पॉलिटिक्स में आने का कुछ डिसीजन किया और डायरेक्टली नहीं, उन्होंने एक उनके नेता थे
प्रचारक उनके संस्था सदस्य थे। भारतीय जनसंघ के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करता था। भारतीय जनसंघ आरएसएस के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार करने का काम इसने स्टार्ट किया। और ये व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के साथ विवाद के बाद, जैसा मैंने बताया, पार्टी स्टार्ट की थी। क्या विवाद था? मेन विवाद था जम्मू कश्मीर के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डिमांड थी कि एक ही देश में दो दो झंडे, दो दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते। वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्णतः विलय होना चाहिए। जम्मू कश्मीर अलग स्टेट है, लेकिन वहां पर अलग संविधान नहीं होना चाहिए। और भी कुछ मतभेद थे, क्योंकि ये आरएसएस के बैकग्राउंड से थे और कांग्रेस पार्टी गांधी जी के विचारों पर चलती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, गांधी की हत्या के बाद इनके मतभेद उभर गए। और मई 1953 में ये डिमांड इन्होंने रखी थी जनसंघ के बनने के बाद, क्योंकि जनसंघ अब एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, तो उन्हें की कुछ आइडियोलॉजी होनी जरूरी थी। सो याद रखें, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बीजेपी किससे बनी हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई है? भारतीय जनसंघ। किसने उसको फाउंड किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कहां से आते थे? आरएसएस के मेंबर थे। और आरएसएस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हेल्प करने के लिए अपने एक प्रचारक को भी जनसंघ का मेंबर बनाया था। उसका नाम था दीनदयाल उपाध्याय, जो कि भारतीय जनसंघ के जीएस जनरल सेक्रेटरी उस टाइम पर बने थे। सो इन दोनों ने मिलकर जनसंघ को आगे बढ़ाया। लेकिन 1953 में जम्मू कश्मीर में जब घुसने की कोशिश की श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक पे, तो उनको अरेस्ट किया गया मई 1953 में, और अरेस्ट किया गया और इनकी पुलिस हिरासत में जून में मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि काफी सस्पेक्टेड डेथ थी, और तब से ही काफी कुछ मतभेद कांग्रेस में और आरएसएस में और भारतीय जनसंघ के बीच उभर कर सामने आ गए थे। उसके बाद मौली चंद्र शर्मा को भारतीय जनसंघ की कमान मिलती है, लेकिन आरएसएस के मतभेद के कारण ये ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाते, और कुछ ही महीनों बाद इनसे पावर जो है जनसंघ की, वो दीनदयाल उपाध्याय के हाथ में चली जाती है। और दीनदयाल उपाध्याय 1967-68 तक इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं, रूट लेवल पे अपने संगठन को तैयार करते हैं और नए नए मेंबर्स को जोड़ते हैं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। और दीनदयाल उपाध्याय के जाने के बाद 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने बाद में बीजेपी पार्टी की गठन किया, अटल बिहारी वाजपेयी 1968 में हमारे जनसंघ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी बात जनसंघ की कि जनसंघ क्या था, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा है जहां से बीजेपी निकल के आई है। लेकिन निकली कैसे है, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 1968 में पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो जाती है, और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। सो ये वो दौर था, 1968 का वो समय था जहां पर नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बीच काफी मतभेद थे। इंदिरा गांधी पार्टी पर हैवी होने की कोशिश कर रही थी। तो जनसंघ के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जनसंघ ने 1952 के पहले जनरल इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था और केवल 2 सीट जीतने में कामयाब हो पाए थे, जिनमें से एक सीट स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता से ही जीती थी। कलकत्ता में एक सीट थी, बंगाल से उन्होंने अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता था। इसके बाद 1968, 1969, 70s, ये जो पूरा का पूरा दौर था, जनसंघ अपने विस्तार में लगाता है वाजपेयी जी के टाइम पर, और उस समय पर भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी का जलवा चलता है और पूरा होल्ड इंदिरा गांधी के हाथ में रहता है। लेकिन जैसे ही एक
हिस्टोरिकल इवेंट हमारी हिस्ट्री में होता है 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी ने हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी और इमरजेंसी के 2 साल बाद इमरजेंसी हटी थी। उसके बाद 1977 में इलेक्शंस हुए थे। इमरजेंसी क्यों लगी ये काफी लंबी कहानी है, किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम आज बीजेपी के बारे में बात करने वाले हैं तो हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। 1977 में जैसे ही भारत में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, पहले मध्यावधि चुनाव होते हैं और जिन इलेक्शंस में इंदिरा गांधी हार जाती है और एक नई पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है बहुमत के साथ, उसका नाम था जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे ही देखा कि देश में इंदिरा गांधी के एंटी माहौल तैयार हुआ है तो उन्होंने जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। जनसंघ ने मिलके और भारतीय लोक दल ने मिलके और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलके और कांग्रेस ओ पार्टी ने मिलके एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी और उसके मुखिया बने थे मोरारजी देसाई। ये सरकार बनाने में सफल हो गए थे। 1977 में इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया था। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि भैया 1977 में अब हमारे सामने बात आती है कि भारतीय जनसंघ, देखिए 1951 से 1977 तक जनसंघ एग्जिस्टेंस में रहता है। उसके बाद 1977 में जनसंघ जो है जनता पार्टी में मर्ज हो जाता है। तो जनसंघ गायब हो गया हमारा और कहां पर पहुंच गया? जनसंघ पहुंच गया हमारा जनता पार्टी में, जिसने पहली गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट इंडिया में फॉर्म की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, जनसंघ, कांग्रेस ओ। ये कांग्रेस ओ भी बता देता हूं क्या थी। कांग्रेस ओ वो पार्टी थी जो कांग्रेस 1969 में कांग्रेस के बंटने के बाद अलग हुई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस अपनी अलग पार्टी बनाई थी और के कामराज जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जो पार्टी बनी थी ये थी कांग्रेस ओ। और ये 1977 में जनता दल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट और बाद में इसने 1977 में गवर्नमेंट बनने के बाद अपने आप को मर्ज कर लिया था जनता पार्टी में। जनता पार्टी में क्या हुआ था? जनसंघ भी जनता पार्टी के साथ आ गया और कांग्रेस वो पार्टी भी इसके साथ ही आ गई थी। अब एक बड़ा इंसिडेंट होता है, जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया जाता है और ये भी बता देता हूं 93 सीट्स के साथ जनसंघ वहां पे एक लार्जेस्ट ग्रुप था। जनसंघ के हिस्से में 93 सीट्स आई थी और इस कारण वो बड़े पावरफुल थे, सरकार उनके ऊपर काफी डिपेंड करती थी जनता पार्टी की सरकार। अब जनता पार्टी के हेड जो थे मोरारजी देसाई थे, वो गांधीवादी विचारधारा के आदमी थे और इस पार्टी के अंदर जनसंघ के अंदर नेशनलिस्ट टाइप के हिंदुइज्म कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग थे। तो जल्दी ही इस पार्टी की सरकार के टाइम में 90, 77, 78, 79 मींस इस दौरान ही 70 से 80 के दौरान ही हिंदू और मुस्लिम्स के ज्यादा दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस कारण जनता दल पार्टी में डिमांड उठती है कि जनसंघ पार्टी को जो है सरकार से बाहर निकाला जाए या इनके ऊपर कुछ कंट्रोल किया जाए और इसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो वहां पर जनता दल पार्टी में ही स्प्लिट हो जाता है और एक नई पार्टी जनता दल सेक्युलर के नाम से जेडीएस के नाम से नई पार्टी बनती है। और आज भी जनता दल सेक्युलर पार्टी आपको पता है हमारे कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है जिसको हम जनता दल सेक्युलर के नाम से जानते हैं। जनता दल सेक्युलर अलग पार्टी बनने से मोरारजी देसाई की सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाती है और उसकी सरकार जो है टूट जाती है और देश में फिर से इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन से पहले 1980 में जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन से पहले जो हमारा
जनसंघ था जो कि जनता दल में विलय कर चुका था, वो अलग हो जाता है और अपना 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। तो ये थी स्टोरी कि किस तरीके से जनसंघ से बीजेपी निकल के आई है। तो पहले रिपीट करते हैं कुछ जनसंघ के बारे में, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951 में। जनसंघ का मर्ज कब हुआ जनता पार्टी में? 1977 में। जनसंघ के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। कुछ और फेमस जो इनके अध्यक्ष रहे हैं, मौली चंद्र शर्मा, लेकिन मेनली दीनदयाल उपाध्याय लंबे समय तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी जनसंघ के लिए अध्यक्ष हुए थे। 1952 इलेक्शंस में केवल 2 सीटें पार्लियामेंट की जनसंघ जीत पाया था और उसके बाद 1977 में मर्ज हो गया। आफ्टर दैट बीजेपी पार्टी फॉर्म होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, साथ में लाल कृष्ण आडवाणी भी जो थे फाउंडर मेंबर्स में इनके शामिल थे। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डिटेल में बीजेपी के बारे में। फाउंडेशन डेट आपके सामने है। फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके सहयोगी लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं जो अब भी जीवित है। हेडक्वार्टर जो है बीजेपी पार्टी का आज के टाइम पे 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग न्यू दिल्ली में है। आप चाहे तो इस एड्रेस पे जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर है। फिर बीजेपी पार्टी का अपना एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसका नाम है कमल संदेश के नाम से। बीजेपी पार्टी का खुद का एक समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है। ऐसे सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी मैगजीन या न्यूज़पेपर्स निकालते हैं। सो बीइंग ए नेशनल पार्टी, इनका भी एक अपना कमल संदेश नाम का न्यूज़पेपर है, क्योंकि कमल इस पार्टी का नेशनल सिंबल है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो इनका जो सिंबल है दैट इज कमल का फूल। सो कमल के नाम से ही संदेश देते हैं। और ये क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस, कि हम एक अलग तरह की पार्टी है। हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम अच्छी इकोनॉमी की बात करते हैं, हम इंडियन कल्चरल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वी आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस। सो न्यूज़पेपर का नाम क्या है जो बीजेपी पार्टी की तरफ से चलाया जाता है? उसका नाम है कमल संदेश। आपको क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो लिख सकते हैं। एक इनका थिंक टैंक भी है। थिंक टैंक का मतलब जो पार्टी की मेन पॉलिसीज को डेवलप करता है, उनको फॉर्म करता है, फ्रेम करता है, उसका नाम है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन अगर आ जाए कि क्या है, तो ये बीजेपी का थिंक टैंक है। थिंक टैंक यानी कि जहां पे बीजेपी के जो मास्टरमाइंड लोग बैठते हैं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, उस तरह की चर्चाएं जहां पर होती हैं। फिर हर पार्टी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इन्होंने एक अपनी स्टूडेंट विंग भी बनाई हुई है। बीजेपी की एक स्टूडेंट विंग भी है जिसका नाम है ABVP। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी हाँ, जब आप देखेंगे जब कॉलेज के इलेक्शन होते हैं तो वहां पर इन पार्टी के कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं। FSI, ABVP, NSUI, छात्र एकता मंच, कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे हरियाणा में भी है, इंसो है जैसे जो जेजेपी पार्टी और INLD पार्टी से संबंधित है। सो ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और इसकी जो स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1949 में रजिस्टर्ड हुई थी। वैसे तो ABVP का फॉर्मेशन 1948 में ही हो चुका था, लेकिन मिस्टर बलराज मधोक ने 9 जुलाई 1949 में, ध्यान दिया, बलराज मधोक ने एक एक्टिविस्ट थे, इन्होंने इस पार्टी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराया था और बाद में ये बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। और दूसरा इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है यूथ विंग। बीजेपी ने अपना एक यूथ विंग भी बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने। उस यूथ विंग को BJMY, भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा भी बोलते हैं। सो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था वो था 1978 में, और 1978 में बीजेपी के बहुत सीनियर नेता थे कलराज मिश्र, जिनकी डेथ हो गई आई थिंक। कलराज मिश्र पिछले साल ही, कलराज मिश्र जो थे
भारतीय जनता यूथ मोर्चा के पहले अध्यक्ष बने थे। और आज के टाइम पर पूनम महाजन महाराष्ट्र से आती है, वो पूनम महाजन जो है भारतीय जनता यूथ मोर्चा की अध्यक्ष हैं। पूनम महाजन कौन है? बीजेपी के महाराष्ट्र से बहुत तेज तर्रार नेता थे प्रमोद महाजन, जिनकी उन्हीं के भाई ने हत्या कर दी थी गोली मारकर, उनकी बेटी है पूनम महाजन। और पूनम महाजन आज के टाइम पर बीजेपी यूथ मोर्चा की अध्यक्ष है। फिर एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेबर विंग। लेबर विंग भारतीय मजदूर संघ के नाम से इंडिया की सबसे बड़ी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है भारतीय मजदूर संघ, शॉर्ट फॉर्म है BMS। इसका जो गठन हुआ था 23 जुलाई 1955 को हुआ था। तो इसका गठन किसने किया था? दत्तोपंत ठेंगड़ी। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने BMS भारतीय मजदूर संघ का गठन किया था। तो इसके लीडर थे पहले दत्तोपंत दत्तोपंत ठेंगड़ी। तो ये नाम याद रखिएगा। सो दिस इज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, उसका गठन कब हुआ? 1980 में। डेट भी पूछ सकता है 6 अप्रैल। फाउंडर कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आपके सामने है। न्यूज़पेपर कौन सा चलाती है बीजेपी पार्टी? कमल संदेश। थिंक टैंक कौन सा है? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। एबीवीपी किसको सपोर्ट करता है? स्टूडेंट विंग है भारतीय जनता पार्टी का। कब फॉर्म हुआ था? 1949 में रजिस्टर्ड हुआ था। यूथ विंग भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा 1978 में एग्जिस्टेंस में आया। और पहला और प्रेजेंट मैंने आपको बताया। लेबर विंग भारतीय मजदूर संघ कब रजिस्टर्ड हुआ? 1955 में। कौन उसके अध्यक्ष थे? पहले दत्तोपंत ठेंगड़ी। बलराज माधव कौन थे? एबीवीपी के फाउंडर थे। जैसे ये एबीवीपी संगठन है, ये बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी का विंग है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स का, जिसको बोलते हैं NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन इन इंडिया। इन्होंने भी 9 अप्रैल 1971 को इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया है। सो ये NSUI जो है ये कांग्रेस को सपोर्ट करता है और एबीवीपी जो है वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ तक तो स्टोरी है दोस्तों बीजेपी की, कैसे बीजेपी जनसंघ से ट्रांसफॉर्म होके एग्जिस्टेंस में आई और आज सत्ता के ऊपर काबिज है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट्स के बारे में। अभी तक हमने देखा है कंपटीशन एग्जाम्स में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम बीजेपी के बारे में ही बात कर लेते हैं। बीजेपी पार्टी के अब तक कुल मिला के 11 प्रेसिडेंट हुए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडर तौर पर ही इसके अध्यक्ष बन गए थे और 1986 तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो थे इस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 और बाद में फिर से 1993 से 1998 एंड 2004 से 2005 3 टर्म में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 1991 में आडवाणी जी के बाद मुरली मनोहर जोशी, ये टॉप मोस्ट फ्रंट लाइन के लीडर रहे हैं। वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये 3 मेन बीजेपी के लीडर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी पार्टी को आगे बढ़ाया है। तो मुरली मनोहर जोशी ये सभी आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे, तो आरएसएस के कारण ही इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंचे हैं। मुरली मनोहर जोशी जो कि वाराणसी से सांसद बनते थे और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इनकी वहां से टिकट काटी थी और इनको कानपुर से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया था और अब की बार तो इनको टिकट ही नहीं मिला है। 2014 में तो ये इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन 2019 में इनको टिकट ही नहीं मिला है। सो 1991 में से लेके 1993 तक मुरली मनोहर जोशी हमारे बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और ये देश में एचआरडी मिनिस्टर का भी काम कर चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे। लाल कृष्ण आडवाणी का मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे, ये 1998 से 2000 तक बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। बंगारू लक्ष्मण, इनको मैंने स्टार लगा के दिखाया है तो क्योंकि कुछ खास बात है इनके बारे में। बंगारू लक्ष्मण
2000 से 2001 कुछ ही महीनों के लिए ही बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि ये एक रिश्वत कांड में पकड़े गए थे, ये ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे, और एक तहलका न्यूज चैनल है, उन्होंने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिस कारण इनको अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ा था। और इसके बाद जन कृष्ण मूर्ति जो है उनको बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था 2001-2002 में। 2002 में फिर से वेंकैया नायडू को, जो आज के टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा अध्यक्ष भी है, तो वेंकैया नायडू जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी थे 2014 के प्लान में, उससे पहले मोदी गवर्नमेंट वाजपेयी गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर थे। तो वेंकैया नायडू जो है 2002 से 2004 तक बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह जो आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में हमारे गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। राजनाथ सिंह 2004 से 2009 और फिर 2013 से 14 में भी बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। नितिन गडकरी 2009 से 2013 तक, राजनाथ सिंह के बाद नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने थे, लेकिन 2013 में इनको इस्तीफा देना पड़ गया था और राजनाथ सिंह जी को ही नया अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि बीजेपी पार्टी में लगातार 2 बार किसी एक कैंडिडेट को अध्यक्ष बनाने की परंपरा उस समय पर नहीं थी। नितिन गडकरी जी के बाद राजनाथ सिंह जी आते हैं, और उसके बाद जैसे ही 2014 का इलेक्शन होता है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले होते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह सरकार में मिनिस्टर हो जाते हैं, और एक आदमी के पास 2 पोस्ट नहीं रहती, इसलिए ये बीजेपी पार्टी ने रूल बनाया था। तो अमित शाह को 2014 इलेक्शन के बाद बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश 2014 इलेक्शन में प्रभारी के तौर पर, इंचार्ज के तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। सो ही वाज गिवन प्रमोशन। तो अमित शाह 2014 से अभी रिसेंटली 2020 तक कांग्रेस बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने बीजेपी पार्टी को खूब एक्सपेंड किया है। और 2020 में जगत प्रकाश नड्डा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जेपी नड्डा जिनको बोलते हैं, ये बीजेपी पार्टी के करंट चेयरपर्सन प्रेसिडेंट है। अब देखते हैं ये कब तक सर्व करते हैं पार्टी को। सो दोस्तों, ये तो थी लिस्ट बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको सोल्व करने की पोजीशन में होंगे। जनसंघ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सोल्व कर पाएंगे। बीजेपी पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप आप उसको भी सोल्व कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आप लोगों को ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर ये आप इन टॉपिक्स को स्टडी करोगे तो जो आपका जो प्रेजेंट करंट अफेयर्स का जो इशू है उनसे लिंक करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आप इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से याद करें। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ बीच में, चैनल को मस्ट 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन को हिट करें। और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी और बात कर लेते हैं बीजेपी पार्टी की। जो हम मेन बात करने वाले हैं कि 1980 में बनी हुई पार्टी किस तरीके से 2014 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में आ गई है। तो इसके पीछे भी कुछ थोड़ी स्टोरी है, उसके बारे में हम कुछ हल्का सा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 1980 में बीजेपी पार्टी बनी और इन्होंने 1984 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो इनको केवल 2 सीटों पे जीत मिली। ये केवल 2 सीटें जीत पाए, जिनमें एक सीट अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। क्यों 2 सीटें जीत पाए? क्योंकि आपको पता है 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी और उसकी सिंपैथी के तौर पर कांग्रेस को बहुमत मिल गया था और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। फिर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 1989 में जब हुआ तो ये पार्टी 2 से 86 सीट के ऊपर पहुंच जाती है, तो काफी अच्छी सीट्स लेके आए हैं। तो अब ये पार्टी रिकॉग्नाइज होने लग जाती है। 1989 में इनके पास 86 सीटें आ जाती है और ये पार्टी काफी कुछ चर्चा में आ जाती है।
इतने ज्यादा पार्लियामेंट में इनके मेंबर हो गए हैं कि इनकी काउंटिंग कहीं पर होने लग गई है। मेनली ये पार्टी राइट विंग पार्टी है और ये हिंदी प्रदेश की पार्टी कहलाती थी। तो आज भी हिंदी प्रदेश की पार्टी कहलाती है, लेकिन अब कुछ फर्क पड़ गया है काफी कांग्रेस के कमजोर होने के बाद। मेनली मध्य प्रदेश मेनली, और हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ज्यादा इसका, बिहार, इन एरियो में ज्यादा इनका प्रभाव देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में भी कुछ एरियो में, क्योंकि वहां पर आरएसएस काफी एक्टिव रोल वहां पर निभाता है। सो इसके बाद 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद इनको 120 सीटें मिलती है। जिस इलेक्शन में राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है 120 सीटें इनको मिलती है, और प्लस में उत्तर प्रदेश में ये सरकार बनाने में सफल होते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने 120 सीटों के साथ। यूपी में इनकी किसी स्टेट में भी सरकार इनकी बन गई है, ये इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। ये क्यों सरकार बना पाई यूपी में, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी में सक्रिय हुए थे तो उन्होंने 1984 के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन को हवा देनी स्टार्ट कर दी थी, और इन्होंने एक एजेंडा सेट कर दिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो इस राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए इनको यूपी में सरकार बनाने का मौका मिल गया था। 1991 के बाद हम बात करते हैं 1996 की। 1996 में बीजेपी पार्टी 161 सीट तक पहुंच जाती है, लेकिन लंबे समय तक सरकार नहीं चला पाती। उसके बाद 1999 में, 1999 में बीजेपी पार्टी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में एक पहली गैर कांग्रेसी 5 साल की सरकार बनाती है और सफलतापूर्वक 5 साल पूरे करती है। ये देखिए, सबसे पहले बीजेपी पार्टी 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 161 सीटें जीत के आती है, लेकिन 13 दिन तक ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल पाती है, क्योंकि इस पार्टी के ऊपर एक दंगाई पार्टी, एक नॉन सेकुलर पार्टी, एक धर्म संबंधी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई पार्टी का एक जो टैग लगा हुआ था, उस कारण बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको सपोर्ट नहीं किया। तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन तक ही सरकार चला पाए और अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। फिर से री इलेक्शन होता है 1998 में, दोबारा से जब इनको मौका मिलता है अगले इलेक्शन में, क्योंकि 1996 के बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो काफी इनस्टेबल होती है, और आपको पता है कोalition की गवर्नमेंट थी, जल्दी जल्दी वो गिर जाती थी। इस दौरान हमारे 1996 से 1999 के बीच में 3-4 प्राइम मिनिस्टर आए हैं हमारे, लेकिन कोई लंबे समय तक सर्व नहीं कर पाया, और अंत पार्लियामेंट के 1998 में फिर से इलेक्शन होते हैं, और अब की बार गवर्नमेंट हमारी 13 महीने चला पाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन यहाँ पर फिर से बड़ा पॉपुलर इंसिडेंट होता है। 13 महीने में सरकार क्यों गिर जाती है? क्योंकि इनकी एक सहयोगी पार्टी होती है AIDMK, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जयललिता की पार्टी। तमिलनाडु में जो जयललिता जी थी, अम्मा जी थी, उनकी जो पार्टी थी, उन्होंने 1999 में अपना सपोर्ट विड्रॉ किया था, समर्थन वापस लिया था, जिस कारण इनकी सरकार गिर गई थी बीच में। फिर से देश में इलेक्शन हुए थे, तो 1999 में फिर से इलेक्शन हुए, और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी बिना AIDMK की सपोर्ट के अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें बीजू जनता दल प्रमुख था, शिवसेना प्रमुख थी, और आपकी कुछ और पार्टियां इनके सहयोगी थी, उनको मिला के इन्होंने 1999 में एक गठबंधन की सरकार बनाई, और 2004 तक पूरे 5 साल का टर्म पूरा किया। और जो गठबंधन में सरकार बनी, उस गठबंधन का नाम था NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार अपने 5 साल का प्लान पूरा कर पाई थी, तो वो थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक लिबरल, एक मॉडरेट, एक उदारवादी चेहरा माने जाते हैं, और काफी करिश्माई व्यक्तित्व के वो
धनी थे और भारत रत्न भी उनको मोदी सरकार ने दिया है। तो ये स्टोरी आपकी बीजेपी पार्टी की थी। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी दोबारा से 10 साल बाद, क्योंकि 2004 में वाजपेयी जी इलेक्शन फिर से हार जाते हैं और उसके बाद 2004 से 2014 तक 10 साल तक हमारे देश में यूपीए की गवर्नमेंट रहती है। यूपीए जैसे बीजेपी का गठबंधन था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, कांग्रेस और उसके जो सहयोगी पार्टी थी उनका अलायंस कहलाता है यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए की सरकार 10 साल तक रहती है। श्री मनमोहन सिंह जी 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं और 2014 में फिर जनरल इलेक्शन होते हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट टाइम गैर कांग्रेसी पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती है। 272 प्लस सीटें जीत के सरकार बनाती है। आई थिंक 282 के आसपास इनकी सीटें आई थी। और उसके बाद 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लेके दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापस लौटती है और अब ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को सर्व कर रहे हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होने वाला है इट विल बी इन 2024 और तब क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होगा ये तब की बात है, ये फ्यूचर की बात है। सो दोस्तों आज के वीडियो में आप देख लीजिए, एक बार रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने भारतीय जनता पार्टी के गठन के बारे में पढ़ा, आरएसएस के गठन के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि भारतीय जनसंघ कैसे बीजेपी में कन्वर्ट हुआ, हमने जनता पार्टी की गवर्नमेंट और अलायंसेस के बारे में पढ़ा, हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिस्ट को हमने यहाँ पे तैयार किया और हमने देखा कि बीजेपी किस तरह से स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ पावर में आई। 1980 से लेकर 2019 तक की हमने बीजेपी की यात्रा को देखा। इसके अलावा हमने बीजेपी पार्टी के हेड ऑफिस के बारे में और न्यूज़पेपर के बारे में, थिंक टैंक के बारे में, स्टूडेंट विंग, यूथ विंग, लेबर विंग के बारे में पढ़ा। और भी बहुत सारे विंग है, महिला मोर्चा है और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहाँ पे इतने क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। जो मेन क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं तो मैंने कोशिश की है उनको यहाँ पे कवर करने की। और मेरा ये प्रयास आपको कितना यूजफुल लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में, अपने रिलेटिव्स में, एजुकेशन ग्रुप्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे को मोटिवेशन देते रहे कमेंट करके। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो वो भी आप बताते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल यूजफुल वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपका टेस्ट अच्छी तरह से पास हो जाए। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आजकल के पेपर सेट होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किताबों को ढूंढना कम करें, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और सुपर एंजल्स एकेडमी पे जाके अपना तैयारी को जारी रखें। लॉकडाउन में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंटली जल्दी से जल्दी आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएँ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।